नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम लोग सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट प्रॉपरली एकदम प्लेलिस्ट बना के इसका नोट्स बना के अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, और ये सब एकदम अपलोडेड है वीडियोस। सेकेंड यूनिट का भी सब उसी में प्लेलिस्ट में एडेड है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ओके, और नोट्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप प्रॉपरली पढ़िए, देखिए, लिखिए, समझिए, क्योंकि पेपर भी आ चुका है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर तो हम सजेस्ट करने ही वाले हैं, सेट हो रहा है क्वेश्चन आंसर, है ना। तो ठीक है, अब दो दो क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, तो प्रॉपरली एक ही बार हो जाए तो सब हम बता देंगे आपको। चलिए तो देखते हैं। इसके पहले हमने पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू पढ़ा था, अब पढ़ना है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, लास्ट चैप्टर। उसके बाद सेकेंड यूनिट एकदम फुल्ली खल्लास। ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं। पेशेंट हिस्ट्री इंटरव्यू में हमने देखा था कि पेशेंट से जो भी पूछताछ करना पड़ता है, ये क्या मैटर है, क्यों करना पड़ता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब चीज़ें प्रॉपरली एकदम पढ़ा है। ये देखिए बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम लोग जान रहे हैं, अपने हॉस्पिटल फार्मेसी में ये सब यूज़ होते हैं जनरली। उसको जानने की वजह से हम और बेहतर हो पाते हैं, है ना। मैंने पहले ही कुछ चैप्टर जब पढ़ाए थे तो वहाँ पे जिक्र किया था कि ये जैसे हमें एक छोटे बच्चे को संस्कार दिया जाता है, उसे लाइफ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, वैसे ही हमें ये फार्मेसी प्रैक्टिस वगैरह ये एक संस्कार तरीके का है कि हमें हॉस्पिटल और फार्मेसी वगैरह में कैसे रहना है, क्या चीज़ें बेटर करना है, अपना व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है। समझ पा रहे हैं? तो वही मैटर है। तो उस व्यक्तित्व के निर्माण के स्तर पे हम लोग सेकेंड यूनिट तक पहुंच चुके हैं। अब तीसरी यूनिट इसके बाद रहेगा फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी, है ना। इसमें भी 4-5 चैप्टर हैं, फिर चौथा है, फिर 5वां है। तो ये है, सब करते हैं कवर। ओके, तो चलिए देखते हैं। और ठीक है, आप लोग बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। कमेंट्स में जरूर बताइए क्या चीज़ें कैसा था, जिससे हमें इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। और थोड़ा सा हमारा नेल आज काला दिखने वाला है वीडियो लेक्चर में, क्योंकि हम जो है मोबिल वगैरह इंजन का जो चेंज होता है उसको चेंज करें, सिंचाई करवाना है खेत का ना। तो ठीक है, कोई ना, सॉरी। हाँ, चलिए तो देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। अब आते हैं एकदम टॉपिक पे। बहुत लेक्चर हो गया और मेल मिलाप और जनरल सी बातें, हाल चाल, और अपना ख्याल रखिए, ठंडी बहुत है। देखिए कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, हमने पहले कम्युनिटी फार्मेसी तो पढ़ चुका है कि जो रिटेलर होते हैं ना, फार्मेसी जो कम्युनिटी में हो, जो अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया जो गांव वाला, वहाँ पे जो रिटेलर होते हैं उनको हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं, जो ज़्यादा जनसंख्या से कनेक्टेड है। तो वैसे यहीं पे वही मेन मैटर है, घुमा फिरा के चीज़ें लिख रहा है, वहीं दे दिए होते भैया, बेमतलब 2 जगह पे पढ़वा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट यानी कि जो कम्युनिटी फार्मेसी, जो रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में जो रिटेलर फार्मेसीज हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें कैसे उसे व्यवस्थित करके रखना है। तो जैसे उसमें देखिए 4 टॉपिक्स हैं भैया: फाइनेंशियल, मटेरियल्स, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स रिक्वायरमेंट। ओके, तो इन चारों को समझ लेते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत, आप जनरल से इन चीज़ों को जानते भी हैं, इनका मीन क्या है, लेकिन हमें बस पढ़ना इसलिए कि हम प्रॉपर लिख पाएँ। जानते हम बहुत कुछ है, लेकिन लिखने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं। 30-35 मिनट का वीडियो होगा, 8-9 पेज का, 8 पेज का ये है पूरा नोट्स। ओके, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी। इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन या फिर डिफिनीशन। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी इंक्लूड कंपाउंडिंग, काउंसलिंग, dispensing of drugs to the patient with care, accuracy and legality, along with the proper procurement, storage, dispensing and documentation of medicines। जो जिम्मेदारी है कम्युनिटी फार्मेसी का मुख्य रूप से वो है, ये है कि वो अच्छे से कंपाउंडिंग कर पाए, दवाइयों को इकट्ठा कर पाए, ढेर सारी जो दवाइयाँ, काउंसलिंग, अच्छे से जो भी पेशेंट हैं उनकी काउंसलिंग कर पाए, उनको समझा पाएँ कि आपको इस तरीके से दवाई लेनी है, कब खानी है। अच्छा आप ऐसे लेते थे, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल तरीका गलत है, आप ऐसे मत लीजिए। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, दवाइयों को डिस्पेंस करना, उन पे प्रॉपरली जो लेबलिंग वगैरह करना है ना, इकट्ठा करके जब देना रहता है पेशेंट्स को, यहाँ भैया ये देखिए 1 2 3 4 टाइप की ड्रग्स है, आपको लेना है प्रॉपरली, ये सब चीज़ें डिस्पेंसिंग में आ जाती हैं। टू द पेशेंट विद केयर, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ एकदम गुणवत्ता, एकदम शुद्धता के साथ आपको करनी है ये सब चीज़ें। और लीगलिटी, कानूनन रहनी चाहिए चीज़ें, उसमें कुछ गलत नहीं, झोल झापाट नहीं करना है आपको। विथ द प्रॉपर प्रोक्योरमेंट, उचित तरीके से खरीद के रूप में। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है जैसे परचेज होता है, बाई होता है, खरीदना, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का मतलब भी खरीदना होता है, लेकिन ये किस प्रोक्योरमेंट वर्ड जो है यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खरीद वगैरह करने के। स्टोरेज, आप दवाइयों का स्टोर भी प्रॉपर करेंगे। डिस्पेंसिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन, ये सब जिम्मेदारियां हैं कम्युनिटी फार्मेसी की। एक छोटा सा सिंपल सा भी यहीं पे डिफिनीशन और लिखा है: द होल स्टडी इज बेस्ड ऑन द रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। जो ये पूरा स्टडी है ये रैंडमाइज्ड
कंट्रोल ट्रायल के अंतर्गत आता है। जैसे RCT लिखते हैं, रैंडमाइज्ड का मतलब है कि सब चीज़ें आप व्यवस्थित कर सकते हैं, कम ज़्यादा, है ना, क्योंकि हर एक फार्मेसी में कम ज़्यादा प्रोडक्ट इनकम आउटकम होता है, तो उस इसीलिए रैंडमाइज्ड लिख रहा है, रैंडम, है ना। ओके तो इसमें देखिए लिखा है द मैनेजरियल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ ए सेटिंग। इसमें जो मैनेजरियल एक्टिविटी, जो मैनेजमेंट्स देखते हैं, मैनेजर आप बोल सकते हैं, या फिर जो थोड़ी सी सुपीरियर रहते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई रहती है कि आप सब चीज़ें देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो दैट इन्वॉल्व प्लानिंग, वो प्लानिंग में शामिल होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें ये काम करना है, आज ये चीज़ें ऐसे व्यवस्थित करनी है ना। इनकम आउट गोइंग में दिक्कतें हो रही हैं क्या, पेशेंट को कैसे आने जाना चाहिए, उनसे बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन संगठन को बनाए रखने में, स्टाफिंग किसको, स्टाफ को रिक्वायरमेंट है या नहीं है, स्टाफ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टिंग जो भी चीज़ें हैं निर्देशित करना, ये सब चीज़ें, कंट्रोल आर यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ अ सेटिंग। तो ये सब चीज़ें मतलब कम्युनिटी फार्मेसी में मैनेजमेंट किया जाता है। अब सिंपली भी बोल सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, इट मीन्स द whole works, whole responsibilities are properly continuously performing by the staff and administrative is known as the community pharmacy management। बस सिंपल सा है, कैसे भी लिखिए बात वही है। यहाँ पे देखिए अगली चीजें लिखी है, सक्सेस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स दैट इज इट्स। 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लोकेशन, प्रॉपर लेआउट, डिजाइन। लोकेशन किस जगह पे स्थित है, प्रॉपर लेआउट, उसकी बनावट कैसे आपने की है। अब जैसे ऐसा ना हो कि आप पूरा फार्मेसी बनाएं तो वहीं पे ऐसा बना दे कि पीछे से आपको दरवाज़ा ऐसे है प्रॉपरली, तो पीछे से दरवाज़ा रहे तो निकलने में दिक्कत होगा ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए बनाना है हमें, लेआउट प्रॉपर बनाना है अच्छे से। डिज़ाइनिंग, आपको डिज़ाइनिंग भी अच्छे से करनी है ना, उसका डेकोरेशन वगैरह की अट्रैक्टिव लगे, सुलभ लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अब कहीं से सीलन है लगा हुआ है, कहीं से पानी गिर रहा है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी अफेक्ट करती हैं। ओके चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या उद्देश्य होता है भैया फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का। पहला पॉइंट है स्टडी एंड कंपेयर द नंबर ऑफ पेशेंट रिसीविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसमें हमें ये तुलना करने का मौका मिलता है, हम स्टडी एंड कंपेयर द नंबर ऑफ पेशेंट रिसीविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट, और इसमें हम अध्ययन भी करते हैं और तुलना करते हैं कि सभी पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ना, दवाई वगैरह। दूसरा पॉइंट लिखा है फॉलो अप द गाइडलाइंस, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ग्रुप एट बेसलाइन। हम इसमें फॉलो करते हैं गाइडलाइंस को पूरे प्रॉपर, जो भी कि हाँ सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, है ना। इंटरवेंशन, नई नई चीज़ें भी करनी है आपको। कंट्रोल ग्रुप एट बेसलाइन, सब चीज़ें आधारभूत रूप से एकदम बेसिक से सब चीज़ें सही करना है, गाइडलाइंस वगैरह सब फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट लिखा है परफॉर्म एन इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ द मेडिसिन मैनेजमेंट इंटरवेंशन। इसमें जो है देखिए इकोनॉमिक इवेल्युएशन, आप जांच भी करेंगे कि सब चीज़ें मतलब इकोनॉमिकल रहे, थोड़ी सी पैसे जो है बजट में ही रहे, और सब चीज़ें मेडिसिन वगैरह मैनेजमेंट हो पाए और उपलब्ध हो पाए लोगों को। ओके देखिए चौथा पॉइंट लिखा है क्या, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ OTC। यहाँ पे मेडिसिन इन द ओवरऑल पेशेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे हम OTC, ओवर द काउंटर ड्रग, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, जैसे पैरासीटामॉल है, जनरली गैस की दवाइयाँ, ये सब चीज़ें, तो इनका भी थोड़ा सा हमें उद्देश्य है कि इसको भी हम बढ़ा ले चलें या पेशेंट को अच्छे से मैनेज करके दे पाएँ ये दवाइयाँ। फिफ्थ पॉइंट है डिस्क्राइब द चेंजेस अकरिंग इन हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पेशेंट बाय इट्स स्टैंडर्ड मीजर। और इसमें ये भी डिस्क्राइब करना है, हमें व्याख्या करना है या बताना है, इसके वजह से जान पाते हैं कि जो भी हेल्थ स्टेटस है पेशेंट का, उसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं, उसका स्टैंडर्ड भी हम मेजर करेंगे कि वो और अच्छा बेहतर हो पा रहा है या नहीं हमारे वजह से कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के। तो ये सब चीज़ें हम इसमें हमारा उद्देश्य है। छठा पॉइंट लिखा है वर्क ऑन ओपिनियंस ऑफ द स्टेक होल्डर, पेशेंट, फिजिशियंस, कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल स्टाफ्स। इसमें देखिए सबका मत होना चाहिए, जो भी पेशेंट हैं, फिजिशियंस हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं और हॉस्पिटल स्टाफ है, ताकि और बेहतर पूरा एकदम कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट चलाया जा सके। तो ये था उद्देश्य। ओके चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल का मतलब समझते हैं आप, फाइनेंशियल मैं वीक हूँ, फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हूँ, फाइनेंशियली मेरा बैकअप बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं इस वर्ड का मीन ना, पैसे की बात हो रही भैया, पैसा। तो चलिए देखिए कि आखिर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसे की क्या जरूरत है, बहुत जरूरी है भैया। देखिए क्या है मैटर, लिखा है लाइन बाय लाइन, ए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रिफर्स टू द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक्चुअल और एस्टिमेटेड फंड्स नीड टू कैरी आउट अ प्लान, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है ये संकेत देता है स्पेसिफिक अच्छे तरीके से कैसे हम एकदम एस्टिमेटेड, एकदम
फंड वगैरह इकट्ठा करके, या फिर अगर पार्टनरशिप में है, चाहे एक प्राइवेट चीज़ें हैं कि खुद से ही व्यक्ति कर रहा है, तो कैसे हम प्लानिंग करेंगे और कैसे प्रोग्राम को आगे बढ़ा ले चलेंगे, उसलिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बहुत ही आवश्यक है ना। फाइनेंशियली प्लानिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। फाइनेंशियली प्लानिंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, कदम है, जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट को आगे ले जाता है या उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। फंक्शंस क्या है, इसके कार्य क्या है भैया फाइनेंशियल प्लानिंग के, तो देखिए कुछ कार्य हैं। आखिर इतना जरूरी होगा तभी तो फाइनेंशियल पॉइंट को भी इसमें ऐड किया गया सिलेबस में। देखिए लिखा है एनालाइजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ ड्रग स्टोर। हमें इसमें एनालाइज करना रहता है, जानना रहता है कि प्रॉपरली कैसा चल रहा है बिजनेस का इन्वायरमेंट, कितनी इनकमिंग हो रही है, कितनी आउटगोइंग हो रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में जानना जरूरी है। डिजाइनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल फॉर ड्रग स्टोर। हम इसमें डिजाइनिंग बिजनेस, ये सब बिजनेस का भी उद्देश्य है कि हम इसे पूरा डिजाइन करेंगे प्रॉपरली, जितना पैसा रहेगा उतना ही तो आप पैसा लगाएंगे और अच्छे से हम चला पाए जो भी मेडिकल स्टोर वगैरह है, ये सब चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखना पड़ता है भाई। उसका तीसरा पॉइंट लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ सेट बिजनेस गोल्स। इसमें हम रिसोर्स कितनी पहचान करेंगे, किस चीज़ों से हमें बिजनेस में ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, तो उस चीज़ों को फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स में हम ध्यान देते हैं कि पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। फिर लिखा चौथा पॉइंट डिटेल एनालिसिस एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे क्या हमें ज़रूरत है, कितनी मात्रा में ज़रूरत है। क्वांटिफिकेशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज है ना, मेडिकल में जो भी लगने वाली चीज़ें हैं उसमें क्या हमें ज़्यादा आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, ये सब चीज़ें हम कितनी मात्रा में है ये सब हम जानते हैं। फिर लिखा है पांचवा पॉइंट क्रिएटिंग बजट एंड डिटरमाइन टोटल कास्ट इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे हम क्रिएट करते बनाते हैं बजट, कितनी निर्धारित करते हैं कितना हमें लगेगा प्रॉपरली। छठा पॉइंट है क्रिटिकली एनालाइजिंग द बजट, बजट है भैया ये टी है ना, टी फॉर पोटेंशियल इशूज। हमें क्रिटिकली ये भी देखना है कि बजट जो है प्रभावी रूप से कितनी आवश्यकता है एक्चुअल में। तो ये सब चीज़ें काम मेनली जो है फाइनेंशियली आप समझ ही रहे हैं, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, फॉर मैनेजिंग ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी, आप सिंपली भी लिख सकते हैं फॉर गोल अचीवमेंट है ना, ये सब चीज़ें। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, यहाँ तो फंक्शन था, अब उद्देश्य क्या है मेनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए भाई, है किसी का भी बिजनेस रहेगा वो यही सोचता है कहीं ना कहीं। फिर दूसरा पॉइंट है प्रॉपर मोबिलाइजेशन, प्रॉपर सब चीज़ें आवागमन चलता रहे, बिकती भी रहे चीज़ें और प्रॉफिट भी होती रहे, वही बात हो रही है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जो भी चीज़ें हैं उनका अच्छे से पैसे का यूज होता रहे। मेंटेनिंग प्रॉपर कैश फ्लो, देखिए ये वही है, कैश फ्लो को आप मेंटेन करके रखें, जो है अच्छा से पैसे आते भी रहे और खर्च भी होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। जब आता है ना तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। फिफ्थ पॉइंट सर्वाइवल ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो हरदम चलता रहे निरंतर। इंक्रीज इफिशियंसी, आप जो है जो क्षमता है वो बढ़ाते रहे कम्युनिटी फार्मेसी का। सतवां रिड्यूस ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से पैसे वगैरह लगा के बढ़िया से अच्छे से आप ऑपरेटिंग रिस्क भी कम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि जो चल रहा है तो अगर पैसे की कमी होगी तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं सब लोग स्टाफ पर अच्छे से नहीं काम करेंगे, भाई कैसे करेंगे, उसकी उनकी भी रिक्वायरमेंट है, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी तो घर पर वर्क रहता है, पैसे की नीड है। फिर आठवां लिखा है बैलेंस स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, बैलेंस जो है आपको प्रॉपरली बनाने का, कैसे खर्च करना है, ये सब चीज़ें इसका उद्देश्य है मेनली। तो ठीक है, फाइनेंशियल बहुत छोटा सा पॉइंट था, आप समझ चुके, लेकिन बस एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। चलिए कोई ना, देखते हैं अगली पेज पे क्या है मैटर भाई। अब आता है यहीं पे फाइनेंशियल प्लानिंग इन कम्युनिटी फार्मेसी, क्या प्लानिंग करनी है, थोड़ी सी दो लाइन है। The financial section is a business plan of a community pharmacy, give a financial view of the service being offered, present, represent। फाइनेंशियल सेक्शन जो है, ये जो भाग है ये बिजनेस प्लान है, जो बिजनेसिंग हम करते हैं, बड़े अमाउंट में लोग बिजनेसमैन होते हैं, उस हिसाब से इसका प्लानिंग करना पड़ता है। गिव अ फाइनेंशियल व्यू, इसे आप एक आर्थिक रूप देते हैं, अच्छे से देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग कितना पैसा खर्च करना चाहिए, क्या चीज़ें, और आप अफोर्ड कितनी क्षमता है, कितनी स्थिति में आप इस समय हैं, अच्छे उस तरीके से आप खर्च करिए। ये प्लानिंग है मतलब, है ना, इसको सिंपल याद रखिए बस, एज अ बिजनेस मैन प्लान फॉर द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिएक्शन। ओके सेक्शन लिखा है फाइनेंशियली प्लान ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी हेल्प द प्रोजेक्टिंग रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ द स्टोर। देखिए फाइनेंशियली प्लानिंग अगर अच्छे से होगा कम्युनिटी फार्मेसी का
तो ये रेवेन्यू भी अच्छा नाम भी कमाएगा और एक्सपेंसेस थोड़ी सी जो स्टोर की जो महंगी चीज मतलब एक्सपेंस मतलब खर्चा वर्चा भी बना रहेगा एकदम प्रॉपरली। फिर लिखा है इन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड, इसमें 3 स्टेटमेंट बताई गई हैं। इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जिसे मीन्स एसेट्स कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। इनकम और एक्सपेंस यानी कि कितनी आ रहे हैं, कितने खर्च वगैरह हो रही है, ये सब का स्टेटमेंट आपको बना के रखना है प्रॉपरली। बैलेंस शीट मीन्स एसेट्स, आप एसेट्स कितनी महंगी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, कितनी नहीं यूज़ हो रही हैं, ये सब चीज़ का बैलेंस शीट आप बना के रखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, कितना आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ें आप बना के रखेंगे। तो ठीक है, एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया फटाफट। चलिए अब देखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें। ओके, तो लिखा है देखिए, आखिर फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या रिक्वायर होती है, उसका कैसे हम मैनेज करेंगे। तो देखिए लिखा है, मटेरियल मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट इज अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ एनी बिजनेस। आपको यहाँ पे जो भी अगर रिक्वायरमेंट की जरूरत है मटेरियल की, वो एक फंडामेंटल मूलभूत, उसके बिना हो ही नहीं सकता कम्युनिटी फार्मेसी, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और हमें पढ़ाई करनी है, हमारे पास कॉपी पेन बुक रहे ही ना तो कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर हमें मटेरियल ना मिले पढ़ाई का तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो वही बात बोल रहा है कि जो भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है उसे मूलभूत रिक्वायरमेंट कहा जाता है, जरूरत कहा जाता है बिजनेस का। सो इन द कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट मटेरियल यानी कि ड्रग, मेनली ड्रग की बात हो रही है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट आर वाइटल प्रोसेस। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में भी मटेरियल्स की बहुत ही वाइटल प्रोसेस होती है, इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है, जरूरत करना पूरा करना। द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आर एज, दो मुख्य रूप से पहलू होते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के कम्युनिटी फार्मेसी में, उसे हम देख लेते हैं क्या है मैटर भाई। स्टॉकिंग और कोडिंग, स्टॉक मतलब होता है स्टोरेज और कोडिंग का मतलब होता है कोड करना, सिंबलाइज करना। जब हम जैसे नहीं कहते हैं कि इन टीचर का कोड में नाम रख दो कुछ कोडिंग है ना। ओके, एक्चुअली में वही बात होती है। देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। स्टॉकिंग के और कोडिंग के बारे में समझ लेंगे हम लोग, बात खत्म हो जाएगी पूरा मटेरियल रिक्वायरमेंट की। लिखा है स्टॉकिंग में, स्टॉकिंग मीन्स स्टोरिंग, स्टॉक का मतलब है स्टोर करना। लिखा है इसको, द ड्रग परचेज फ्रॉम द मार्केट आर स्टोर्ड इन ड्रग स्टोर्स टू कंटिन्यू एज अ यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ ड्रग टू द पेशेंट्स। जो परचेज करना है दवाई को मार्केट से और इसे स्टोर करना है लगातार सप्लाई के लिए पेशेंट को, इसी प्रोसेस को हम स्टॉकिंग कहते हैं। यही तो बात होती है। स्टोरेज करने का क्या मतलब होता है कि आप रखे रहेंगे तो जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आप निकाल के दे देंगे, जो भी नीड पड़ेगी, प्रेस्क्रिप्शन आया तो, है ना। यही स्टोरेज का तो फायदा होता है। दे आर स्टोर्ड इन द कंटेनर सच एज ड्रम बॉक्स, इसको हम स्टोर करते हैं कंटेनर में, वो ड्रम हो सकता है बड़ा सा, या फिर बॉक्स हो सकते हैं छोटे छोटे, या फिर फ्लेक्सिबल रैक्स जो बंद खोल किया जाता है, रैक्स होते हैं जिसे स्लीव्स भी बोलते हैं, है ना, उसमें आप रख सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड इट प्रिजर्व प्रॉपरली, इसको हम स्टोरेज के दौरान जब हम इसे रखेंगे इकट्ठा करके तो अच्छे से प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व आप जानते हैं कि ऐसे हम रखना है कि वो खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, चाहे केमिकली चाहे फिजिकली। दे शुड नॉट डैमेज बाई द हाई टेम्परेचर और सनलाइट, इसे ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर या फिर सनलाइट से ये खराब ना हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉकिंग, इसके उद्देश्य क्या है। द ड्रग कैन बी इजिली लोकेटेड इन द स्टोर, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें आसानी से सब चीज़ें हम रख पाएँ अपने जगह पे, अपनी जितनी भी दवाइयाँ हैं उसके लिए ये उद्देश्य इसका ये होता है स्टोर का। ए सप्लाई मटेरियल कैन बी मेंटेन, हम मेंटेन कर पाते हैं दवाइयों का सप्लाई करना कि हाँ कब देना है कब नहीं देना है दवाई को, नहीं तो बार बार आप पता चले 10 किलोमीटर इसकी हब है जहाँ से जाके लाना पड़ेगा। तो इसलिए स्टोर जो है एकदम पास में किया जाता है, चाहे उसी फार्मेसी में ही स्टोर बना दिया जाता है। फिर लिखा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस कैन बी डन, अगर स्टोरेज आप अच्छे से कर देंगे तो एक जगह पे ढेर सारी दवाइयाँ एडजस्ट हो जाएंगी, तो आपके पास ज़्यादा जगह जो है बच जाएगा, उसका उपयोग आप कर पाएंगे। यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करना, है ना। ओके, ये चीज़ें होती हैं। फिर लिखा है द यूज ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कैन बी मिनिमाइज, आप मटेरियल का हैंडलिंग जो है दवाई का यूज में कैसे मटेरियल को हैंडल करना है, कैसे क्या इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये उद्देश्य होता है। फंक्शन ऑफ स्टॉकिंग, फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। इट एबल स्पीडी फंक्शन लाइक रिसीविंग हैंडलिंग क्विक अवेलेबिलिटी इशू ऑफ मटेरियल्स, इसके वजह से ये संभव हो पाता है, ये कार्य है इसका स्टॉकिंग का, कि आप अच्छे से रिसीव कर पाएंगे जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, हैंडलिंग भी कर पाएंगे और रख रखाव जो भी चीज़ें हैं, और क्विक अवेलेबिलिटी या फिर इशू ऑफ मटेरियल, आप तुरंत जो है तत्काल जो है दवाइयाँ दे भी पाएंगे। हाँ 5 मिनट रुकिए हम दे रहे हैं दवाई आपको, है हमारे स्टोर में, क्यों, है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, जनरल सी बातें। इट इंश्योर इंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल, इसकी वजह से हम इंश्योर हो पाते हैं कि जो भी अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके हुए हम मटेरियल की सप्लाई कर पाते हैं, ये एक कार्य है। इट प्रोवाइड
है ना। तो इसके बाद है इट प्रोवाइड इकोनॉमिकल सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था को एक इकोनॉमिकल सर्विस भी देता है। इट परमिट इजी आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ आइटम्स, इसके वजह से हम आसानी से पहचान पाते हैं चीज़ों को और लोकेट भी कर पाते हैं, स्थिरता दे पाते हैं, रख पाते हैं अपने आइटम्स को जो भी हमने दवाइयाँ वगैरह रखा है, ठीक है। उसके बाद इसी में पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ ड्रग इन कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में हम स्टॉकिंग कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि अब घास फूसा ले आके फेंक दो भैया कोई दिक्कत नहीं, नहीं ऐसे नहीं करेंगे भाई, दिक्कत हो जाएगी, खोजते ही रह जाएंगे 2-2 दिन तक दवाइयाँ, है ना। ओके, लिखा है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, किस कंपनी का बना हुआ है उस हिसाब से हम दवाई को रख सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, किस तरीके से ये काम करते हैं, जैसे हार्ट से संबंधित दवाइयाँ हैं तो इसको एक जगह पे स्टोर कर दो, है ना। किडनी से संबंधित दवाइयाँ हैं तो एक जगह पे स्टोर कर दो। ओके, ये सब चीज़ें फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से कि किस बॉडी पार्ट पे या किस तरीके का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है, किस चीज़ों को ठीक करने में काम आता है, उस हिसाब से हम दवाइयों को स्टोर करेंगे। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर आप जानते हैं, ए से संबंधित जो भी दवाइयाँ एसिक्लोफिनेक, है ना, जैसे कि ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब एक दवाइयाँ रखेंगे, है ना। पी से पैरासीटामॉल, पेंटोप्राजोल, है ना, ये सब चीज़ें हम एक कैटेगरी में रख देंगे, एक जगह पे स्टोर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ए से संबंधित जो नाम है ये सब एक जगह पे रख देंगे। ओके, एज पर ओल्ड स्टॉक और डेट ऑफ एक्सपायरिंग, ओल्ड स्टॉक और डेट ऑफ एक्सपायरिंग कौन सा जल्दी एक्सपायर होने वाला है उसको आप एक जगह पे रखिए, ताकि हम जल्दी जल्दी उसको यूज़ कर लें, तो दवाई खराब हो जाएगी ना, आपकी जो रिवेन्यू है, जो पैसे खर्च हो जाएंगे मतलब की। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है भैया, मोर बार्गेनिंग बिकॉज बल्क परचेज, और इसके फ़ायदे ये हैं स्टोरिंग की, आपकी स्टॉकिंग की, कि आप जब ज़्यादा अमाउंट में खरीदेंगे तो ज़्यादा बार्गेनिंग कर पाएंगे, मोल भाव ज़्यादा कर पाएंगे, ज़्यादा छूट पाएंगे आप होलसेलर से, है ना। बाय इट अनइंटरप्टेड सर्विस अकर्स, इसकी वजह से हम बिना रुके हुए सेवाएं दे पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिले इन सर्विस, चांस ऑफ डैमेजिंग, सर्विस में थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि अब स्टोर में से लाना ये सब थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए, और चांस ऑफ डैमेजिंग रेनी ट्रस्ट, और ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे तो हो सकता है कि आप ध्यान ना दे पाएँ और डैमेज भी हो जाए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, कोडिंग। कोडिंग क्या है भाई, कोडिंग का वही मतलब आपको बताया था अभी कि हमें कैसे कोडिंग करके रखना है दवाइयों को। इन द प्रोसेस ऑफ कोडिंग ए कोड नंबर और सिंबल आर असाइन टू अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, इस प्रक्रिया में कोडिंग में हम नंबर जो है बनाते हैं या फिर सिंबल बनाते हैं, चिन्ह बना देते हैं प्रॉपरली, ताकि हम दवाइयों को पहचान पाएँ आसानी से, है ना। आप देखे होंगे कि किसी के मेडिकल में देखोगे भले से 1000-2000 कैटेगरी की दवाइयाँ हो, आप जो बताएंगे वो लेके आ जाते हैं 1 मिनट में। क्यों, वो कोडिंग किए रहते हैं, वो अरेंजमेंट किए रहते हैं, अच्छे से रखे होते हैं, उनको पता रहती है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। अच्छा ए नाम का है, ठीक है, इस कोने पे होगा, इस कॉर्नर में होगा, नीचे वाले रैक में होगा, है ना। तो ये कोडिंग का फ़ायदा होता है। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर इजी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्टोरिंग, ये बहुत ही अच्छा प्रक्रिया होता है आसानी से और उच्चतम तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य करने का स्टोरिंग का। एडवांटेज क्या है, कोडिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, इट हेल्प इन द इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोर्ड ड्रग आइटम्स, इससे हम आसानी से पहचान पाते हैं स्टोर में जो भी आइटम्स स्टोर्ड है, दवाइयाँ जो भी हैं। इट अलाउ ग्रुपिंग ऑफ द सिमिलर आइटम्स टुगेदर, ये अलाउ करता है, ये हमें इसके वजह से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से समान तरीके की जो काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो एक साथ रख सकते हैं, समझ गए। जैसे हार्ट से संबंधित बताया ना, हार्ट से संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं, चाहे बीपी को कम करना, ज़्यादा करना, या फिर एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग, ये सब चीज़ें, स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं, सब आपने कोलोजी में पढ़ा है भैया। ओके, इट मार्क्स फिजिकल काउंटिंग ईजी, ये फिजिकली कितनी हमें पास कितने कंटेनर बचे हुए, कितने बॉक्स बचे हुए हैं दवाइयों का, ये सब हम आसानी से काउंट भी कर सकते हैं एक जगह पर जब स्टोर रहता है। तो कोडिंग की वजह से कोडिंग का ये फ़ायदा होता है ना। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल इज इजी, फिजिकली हम इंस्पेक्ट कर पाते हैं, जांच कर पाते हैं दवाइयों का कोडिंग की वजह से आसानी से। डुप्लीकेशन ऑफ आइटम कैन बी अवॉइडेड एक्सेट्रा, अब दवाइयाँ जो है डुप्लीकेट है या नहीं है ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर देते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हम आसानी से जान जाते हैं कोडिंग की वजह से कि हमने तो ये चीज़ें यहीं पे तो रखी है, इसमें दूसरी दवाई कहाँ से आ गई, हटा देंगे उसको तुरंत। मेथड ऑफ कोडिंग, कोडिंग का भी मेथड क्या है भाई, कैसे रखेंगे हम, कैसे कोडिंग बनाएंगे। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर मेथड और लेटर कोडिंग, अल्फ़ाबेटिकली वही ABCD के अनुसार रखेंगे, आपने उसमें कोग्नोसी में देखा था, है ना, ये सब चीज़ें। ओके, अब मैनेमोनिक मेथड, जिसमें इसका ये होता है ट्रिक लगाना। APC लाइक कोड, जिसे APC 3 नाम का एक जगह रख देंगे, एस्प्रिन, पैरासीटामॉल, कैफीन। मनेमोनिक का मतलब होता है कोडिंग करना, आप ट्रिक लगाएंगे संक्षिप्त वर्ड के हिसाब से, जैसे APC 3 वर्ड लिख दिए, जैसे है ना, ऐसे ही कुछ नाम, जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो ढेर सारे ऐसे
राम, श्याम और चंदन है मान लीजिए, तो राम का आर ले लेंगे, श्याम का एस ले लेंगे और सी, RSC ऐसे कर सकते हैं ना, RSC इधर आओ, तो ऐसे कोडिंग कर सकते हैं ना भैया। ओके। तीसरा पॉइंट है न्यूमेरिकल और सीक्वेंस सिस्टम मेथड। आप नंबर के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से, जैसे क्वांटिटी 10 mg वाली दवाइयाँ इस जगह पे रख दो, है ना। सीक्वेंस के हिसाब से भी नंबरिंग और सीक्वेंस के हिसाब से रख देंगे, 10 mg 100 mg अलग अलग रैंकिंग में ऐसे भी रख सकते हैं। कम्बिनेशन मेथड, तो दो मेथड को मिला के जब बनाया जाए, जैसे मेनोमोनिक और न्यूमेरिकल, यानी कि ट्रिक भी लगाया जाए और नंबर के हिसाब से भी देखा जाए। लोकेशन ऑफ कोडिंग, लोकेशन के हिसाब से आप रखेंगे। एक है फिक्स्ड लोकेशन, यानी कि पूरे स्टोर में, अगर इतना बड़ा स्टोर है तो एक जगह पे एक कॉर्नर में यहाँ पे ये दवाइयाँ रहेंगी ही रहेंगी, यहाँ से हट दूसरी जगह नहीं रखना इसको। रैंडमाइज लोकेशन, आप कहीं भी उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये हो सकती हैं, ये OTC ड्रग हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। जोनल लोकेशन, आप क्षेत्र वाइज बांट देंगे। बल्क जोन मतलब जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत हो दवाई रखने का। रिजर्व स्टॉक जोन्स, हमें जो पहले से ही ज़्यादा अमाउंट में रखना है। ओके, तो ये सब चीज़ें थी कोडिंग का फ़ायदा और सब चीज़ें। तो अब बचा है स्टाफ रिक्वायरमेंट, उसके बाद है आपका फिर आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहीं पे नीचे 2 पेज का बचा हुआ है पूरा प्रॉपर्ली, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा वीडियो लेक्चर, और लास्ट पार्ट है इस यूनिट का आप लोग, ठीक है ना भैया। तो आप लोग अपने आप को, जैसे ये सिलेबस वगैरह में टिक लगाया करिए कि आपने कितना पढ़ लिया, उससे ब्रेन जो है अच्छा फील करता है कि हाँ भैया, कॉन्फिडेंस आता है कि हमने इतना कंप्लीट कर लिया। ओके, मैं तो करता हूँ भैया, आप देख लीजिए अपना, मैं हो सका बता दूँ आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टाफ रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन smoothly. It is necessary to identify and fill various job position with people who can effectively perform the given task. स्टाफ रिक्वायरमेंट का क्या सीन है भाई, ये एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, एक जो संस्था है, जो भी है, कम्युनिटी फार्मेसी है या फिर स्कूल है, चाहे कॉलेज है, कुछ भी है, उसके लिए स्टाफ रखना जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है आसानी से चलता रहे। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड फिल वेरियस जॉब पोजिशन, ये आवश्यक होता है और बहुत आवश्यक होता है ताकि हम फिल कर पाएँ, भर पाएँ जो भी आवश्यक पोजिशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिवली परफॉर्म द गिवन टास्क, ताकि हम प्रभावी रूप से जो भी हमें टास्क मिले, जितने भी मरीज आ जाएं, पेशेंट आ जाएं पर्ची लेके, उनको हम पूरा कर पाएँ, दे पाएँ दवाइयाँ। अब 5 लोग हैं तो भाई अच्छी बात है, अगर 50 लोग की भीड़ हो जाए तो भी 1 लोग 10-10 लोगों की देखेंगे मैन पावर, तो आधे घंटे में सब भीड़ जो है खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। द प्रोसेस इज नोन एज स्टाफिंग एंड परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। जो ये प्रक्रिया है इसे हम स्टाफिंग बोलते हैं या फिर मैनेजमेंट के द्वारा करते हैं ये प्रक्रिया को। द मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ स्टाफ शुड बी क्वालिफाइड इन डिप्लोमा। ये जब कम्युनिटी फार्मेसी की बात हो रही थी, यहाँ पे डिग्री की भी बात होगी, तो डिप्लोमा में आपने कम से कम डिग्री ली हुई हो और ट्रेनिंग भी की हो हॉस्पिटल में, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ। समटाइम ट्रेनिंग इज नॉट कंपलसरी, कभी कभी जो है ट्रेनिंग ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिग्री होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्या महत्व है स्टाफ का। फॉर फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशंस, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन जो भी खाली सीट्स हैं उनको भर देना इसलिए आवश्यक है ताकि वर्क हो पाए। इफ स्टाफ इज स्किल्ड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टाफ जो है कौशलवान हो, मतलब अच्छे जानते हो, कुशल हो काम करने में, तो वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, वृद्धि में। गारंटिंग टू द प्रोडक्टिविटी, और इनकी वजह से एक गारंटी होती है, ये तय होता है, कन्फर्म रहता है कि हाँ प्रोडक्टिविटी, हमारी काम जो है बढ़ती रहेगी। लिखा है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग आर टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके वजह से, स्टाफिंग की वजह से, स्टाफ अगर रहेंगे, इसका महत्व ये भी है कि आप हर एक व्यक्ति को उनकी जिम्मेदारी बांट देंगे तो अच्छे से काम होता रहेगा। 5वां पॉइंट है सेटिस्फाइंग जॉब ओइंग। जो भी जॉब जिसको दिया जाएगा वो खुद की जो चीज़ों से सेटिस्फाई भी रहेंगे, और करेक्ट प्लेसमेंट, आप अच्छे से प्लेसमेंट भी कहते हैं ना, प्रमोशन हो रहा है आपका, तो ये सब चीज़ें आप अगर संतुष्टि हैं जॉब से, संतुष्ट हैं जॉब से उनके, तो आप उनको करेक्ट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, उनको प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं। 6वां पॉइंट है स्टाफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूव फंक्शनिंग। स्टाफ जो है महत्वपूर्ण होते हैं हमारे फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए और आगे बढ़ाते रहने के लिए निरंतर, है ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक आ गया भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, आपने बहुत बार ये मूवी वगैरह में नाम सुना होगा या फिर कहीं कहीं पढ़े भी होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चर की बात होती है, संरचना की। तो देखिए इसमें लिखा भी है
It means the fundamental structure of community pharmacy, the physical system of any business, region or nation production process. इसका मतलब है एक मूलभूत इकाई है इस संरचना का, जिसमें कम्युनिटी फार्मेसी मेनली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका मीन ये भी है कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी क्षेत्र में एक बिजनेस का एक अच्छा प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट मतलब वही बनावट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो सही से चलेगा। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सेंस है, बड़े पैमाने पे जो हम बनाते हैं पूरी वो चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पेज बचा हुआ है तो कंप्लीट करते हैं फटाफट, कहीं भी जाइए मत बिना पढ़े। ओके, लिखा है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ गुड कम्युनिटी फार्मेसी इज मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे 3 चीज़ें हमने लिखा है, इस पे डिपेंड करता है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी फार्मेसी का। साइट सिलेक्शन फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, हमें जगह का चुनाव करना है, किस जगह पे हमें बनाना चाहिए। स्पेस लेआउट फॉर कम्युनिटी फार्मेसी, स्पेस लेआउट, नीचे का स्पेस कैसा है, कितनी है हमारे पास जगह, जैसे कि होता है ना 100 स्क्वायर फीट, यानी स्क्वायर फीट आप जानते हैं, एक फीट लंबा 1 फीट चौड़ा है ना स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर फीट है, उसका लेआउट देखेंगे, तैयार करेंगे कैसे क्या, फिर डिजाइनिंग डेकोरेशन वगैरह प्रॉपरली करेंगे हम लोग, कैसे क्या चीज़ें हैं, है ना। ओके, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, अब एक एक चीज़ों को इसी को एक्सप्लेन कर दिया है, साइट सिलेक्शन, स्पेस लेआउट और डिजाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन के बारे में बात हुई है, यहाँ पे साइट के बारे में, स्पेस लेआउट जो बात हुई है बनावट को समझिए, और यहाँ पे डिजाइनिंग की तो कंप्लीट। चलिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। Selection of a suitable site is the main objective of entrepreneurs for making their business successful. एक जो suitable site, अच्छा उपयुक्त जगह जो है चुनाव करना, ये बहुत ही आवश्यक है इंटरप्रेन्योर के लिए जो शुरुआत करते हैं बिजनेस को, ताकि बिजनेस जो है सक्सेसफुल चल पाए। आप देखे होंगे, जनरल सी बात, कॉमन सी समझिए, आपने देखा होगा मार्केट में, जो मेन मार्केट में जो भी स्टोर है कम्युनिटी फार्मेसी की अगर बात करें, सिर्फ रिटेलर की, तो वो देखेंगे एकदम 24 घंटा वहाँ पे भीड़ ही रहेगा, जब से खुला रहेगा, है ना, 24/7। लेकिन अभी कोई वही ऐसे लोकेशन पे खोल दीजिए तो नहीं होगा, चलेगा, उतना भीड़ रहेगा, है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो इसीलिए साइट का बहुत आवश्यकता होती है, चुनाव करना अच्छी जगह का। साइट सिलेक्शन इज डन आफ्टर टेकिंग द डिसीजन of opening a community pharmacy, getting required qualification, experience, achieving the business skill required for creating financial support. साइट का चुनाव करना, जगह का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है, डिसीजन लेना कम्युनिटी फार्मेसी के लिए। क्यों? क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए उसके लिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे हो, थोड़ी बहुत जानते रहें, एक्सपीरियंस अनुभव रहे आपको, और आप बिजनेस के जो भी कौशल हैं उसमें आपको योग्यता होनी चाहिए, वो सब आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले, आप सब चीज़ें जानते रहें, तो इसलिए साइट ऑफ सिलेक्शन आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए भैया कम्युनिटी फार्मेसी का लोकेशन का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जियोग्राफिक और फंक्शनल, मतलब हम बनावट वगैरह पे देखेंगे, और फंक्शनल कार्य के हिसाब से देखेंगे। तो फंक्शनल में क्या है, रूरल और अर्बन। रूरल मतलब स्मॉल टाउन, गाँव वाली बात हो रही है, और अर्बन मतलब शहर की बात हो रही है, बिग सिटी या फिर टाउन। देखिए नियर टू द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जहाँ पे बिग बड़े शहर की बात हो रही है, कि मतलब जहाँ पे ढेर सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो। नियर टू मार्केट और थिकली पॉपुलेटेड एरिया, मार्केट के करीब हो या फिर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला एरिया हो, तो ये जियोग्राफिकल के हिसाब से आप लोकेशन चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल, आप कार्य के हिसाब से देखेंगे, सस्पिएंट लाइक होटल्स, एयरपोर्ट, रिजॉर्ट एरिया, हॉस्पिटल्स। आप देखेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब वर्किंग एरिया हो, मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, एयरपोर्ट्स, होटल्स, ये सब महंगे जगह है ना। रिजॉर्ट एरिया, जहाँ पे बहुत से लोग जो है आवागमन होते हैं, रूम वगैरह लेते हैं। हॉस्पिटल्स, इन सब जगहों पे आप खोलिए, फंक्शनिंग के हिसाब से, कार्य के हिसाब से। इंटरसेप्टिव, देखिए इसमें क्या मैटर है, लाइक लार्ज ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉन्टिनेंट प्लेसेस। इसमें देखिए आप बहुत से जो बड़े बिल्डिंग्स हैं, जैसे नहीं बोलते हैं कि हमारा इस सेक्टर में घर है, वहाँ ढेर सारे बिल्डिंग्स बनाए रहते हैं बिल्डर, तो उस जगह पे आप खोल सकते हैं। कॉन्टिनेंट प्लेसेस, महाद्वीप वगैरह की बात हो रही है, आप द्वीप वगैरह, जैसे अगर नया नया द्वीप खुला है, नया नया द्वीप की खोज हुई है, वहाँ पे बस रहे हैं लोग, तो वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। घूमने के लिए भी बहुत से लोग जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। जनरेटिव, जहाँ पे उत्पन्न हो ज़्यादा चीज़ें, जनरेट किया जा सके। मार्केट प्लेसेस एंड डिस्पेंसरीज, यहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। तो ये सब लोकेशन से कुछ थोड़ा सा बस याद रखिए, जियोग्राफिकल और फंक्शनल, बस।
आप ये जब कैटेगरी नहीं याद है ना तो फंक्शनल में बस हॉस्पिटल लिख दीजिए, लार्ज ऑफिस लिख दीजिए, मार्केट प्लेसेस लिख दीजिए और इसमें रूरल और अर्बन लिख दीजिए, बात खत्म वेरिएशन का अगर पूछ दे तो। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट। फायदे क्या है? दिस स्टोर्स ऑफर्ड सर्विस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड मैनेजर्स। यहाँ पे जो है ये फायदे होते हैं कि आप सर्विस अच्छा दे पाएंगे और अनुभव आपका अच्छा रहेगा मैनेजर्स के द्वारा, ये सब चीज़ें तो बहुत फायदे होंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है द स्टोर एलिमिनेट द बैड डिबेट्स ऑफ आइटम सोल्ड कैश बेसिस। यहाँ पे देखिए इसका ये भी फायदा होता है, आप अच्छी जगह पे रखेंगे तो जो है उधार वगैरह कम होगा। डिबेट्स मतलब होता है उधार, ड्यू डेबिट्स और बारो मतलब उधार होता है, उधार कम होगा, अच्छे से आपका पैसा मिलेगा और बिकता जाएगा जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी दवाइयाँ रहेंगी। तीसरा पॉइंट है दिस प्रोवाइड प्राइस बेनिफिट्स ड्यू टू सेंट्रल परचेजिंग एट द लार्ज स्केल। इसके वजह से हमें ज़्यादा फायदे होते हैं क्योंकि हमें मुख्य रूप से जो है खरीदना बेचना ये सब बड़े पैमाने पे हो पाता है ना। फिर चौथा पॉइंट है ड्यू टू इट पेशेंट एंड फार्मासिस्ट रिलेशन अंडरस्टैंडिंग आर इम्प्रूव्ड। अगर अच्छी जगह पे आपने चुनाव किया है तो पेशेंट्स के बीच और फार्मासिस्ट के बीच रिलेशन जो संबंध अच्छा सा मतलब इंप्रूव होते रहेगा, अच्छा व्यवहार बनता रहेगा। ओके, पांचवा पॉइंट लिखा है मे बी हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव्ड। ये भी हो सकता है कि अच्छे से जगह का आप जब चुनाव करेंगे ज़्यादा जहाँ पे नीड है दवाइयों का तो हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में सुधर भी जाएगा, जो है पेशेंट की जो डिजीज कंडीशन ये रेट कम होती जाएगी धीरे धीरे। दूसरा पॉइंट लिखा है स्पेस लेआउट। अब हमने पहला पढ़ लिया सिलेक्शन ऑफ साइट, यहाँ पे था मैटर सिलेक्शन ऑफ साइट और स्पेस लेआउट, उसका डिजाइनिंग, और ये पूरा टॉपिक खत्म। देखिए इधर डिजाइनिंग है बस खत्म। उसके बाद स्पेस लेआउट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रनिंग ड्रग स्टोर सक्सेसफुली। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है स्टोर को अच्छे से चलाए रखने में, क्योंकि अगर अच्छे से चलाने का मतलब है कि आवागमन प्रॉपर रहेगा, ये सब चीज़ें बनावट अच्छी रहेगी। अब ये नहीं है कि खूब ढेर 10 फीट की सीढ़ी बना दीजिए बेमतलब की, तो ये सब चीज़ें लेआउट जो है अच्छे से आपको बनाना है ना। नाली वहीं पे नाली बीचों बीच बह रही है पता चले तो बहुत इफेक्टिव होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। फीचर ऑफ लेआउट डिजाइनिंग, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? इट शुड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ये ऐसा बनावट होना चाहिए कि बड़े पैमाने पे लोग आ जा सके, यहाँ पे अट्रैक्ट करें, उनको आने को मजबूर करें है ना। एक तरीके से ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। इट शुड इंक्रीज द सेल्स ऑफ स्टोर। इसकी वजह से ये फायदा होना चाहिए कि सेल्स आपका बढ़ेगा। इट शुड प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसकी वजह से आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छे से मिले, संतुष्ट हो जाए पेशेंट जो भी हैं, कस्टमर से आए, हाँ दवाई तुरंत मिल गया, अच्छा था, वहाँ बैठने की व्यवस्था थी, है ना, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। इट शुड हैव एन एडिक्वेट इंट्रेंस फॉर जी, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद इट शुड हैव एडिक्वेट इंट्रेंस फॉर इनकमिंग गुड्स। यहाँ पे उपयुक्त मात्रा में इंट्रेंस प्रवेश द्वार होना चाहिए ताकि हम जो भी सामान है गुड्स सामान वगैरह ध्यान से रख पाएँ अंदर और बाहर निकाल पाएँ देने के लिए और बेस्ट रखने के लिए, स्टोरिंग करने के लिए। इट शुड प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज इंप्रूव ओवरऑल एक्सपीरियंस। ये ऐसा बनाना चाहिए कि प्रोफेशनली लगे कि हाँ अच्छा है, यहाँ पे दवाई वगैरह परफेक्ट मिलती हैं, ये सब इंप्रूव करना चाहिए, आपका अपीयरेंस दिखने में अच्छा लगना चाहिए कम्युनिटी फार्मेसी। इट शुड प्रोवाइड अ स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस और रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। इसमें ये भी होना चाहिए, जगह होना चाहिए ताकि हम अच्छे से स्टॉकिंग कर पाएँ, रिजर्व कर पाएँ, चीज़ों को रख पाएँ। ऑफिस भी हम बनाना चाहिए ताकि हम चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन कर पाएँ, कितना आ रहा है दवाई, कितना जा रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें मेंटेन कर पाएँ। रेस्टिंग प्लेस ऑफ एम्प्लॉय के लिए रेस्टिंग प्लेस भी जरूर होना चाहिए छोटा सा उसमें। ओके, डिजाइनिंग का बात समझ लीजिए और ख़त्म करिए इसको। डिजाइनिंग आप बहुत बार होलसेल और रिटेल जो देखें वही मेन मैटर है, रिटेलर ही तो कम्युनिटी फार्मेसी होते हैं। डिजाइनिंग ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देखिए, डिजाइन ऑफ द आइडियल ड्रग स्टोर इज गिवन एज, तो यही है इंट्रेंस होना चाहिए, इंट्रेंस होना चाहिए एक जगह पे अच्छे से घुसने के लिए, मतलब कि आने के लिए लोगों को। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए विंडो डिस्प्लेज, यहाँ पे दिखना चाहिए ऐसे कांच का शीशा वगैरह लगना चाहिए। वेटिंग एरिया यहाँ पे रहना चाहिए। फिर यहाँ पे रैक्स एंड स्लीव्स, यहाँ पे दवाइयाँ प्रोवाइड की जाए। स्टोरेज, यहाँ पे दवाई स्टोर करना है, वही स्टोरेज यानी स्टॉकिंग और कोडिंग यहाँ पे की जाएगी। फ्रीज भी है, जो भी दवाइयाँ रखने की ज़रूरत है, रिकमेंडेशन है उसको रखना है। रैक्स यहाँ भी है, यहाँ पे भी आप दवाई प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इंट्रेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग दवाई ले लेंगे, यहाँ पे वेटिंग एरिया था, यहाँ पे डिस्प्ले एरिया था, यहाँ पे भी लोग खड़े होकर दवाइयाँ ले लेंगे। टेबल और चेयर्स ये सब रखे गए हैं ताकि आप प्रॉपर जो भी ऑफिशियल वर्क है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसा चीज़ें करना है, हेल्पफुल टिप्स वगैरह देना है, तो ये आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये प्रॉपर छोटा सा इमेज आप बना सकते हैं खुद जनरली भी, है ना। रैक वगैरह बना दीजिए, एक एंट्री का बना दीजिए और रैक दिखा दीजिए और टेबल चेयर दिखा दीजिए, वेटिंग एरिया दिखा दीजिए, बात खत्म है, हो गया डिजाइनिंग। तो चलिए ये आपने खत्म कर लिया, प्रॉपरली सब चीज़ें पढ़ लिया, तो ठीक है भाई।
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का हो या फिर अगला टॉपिक हो सकता है। तो चलिए बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और शेयर करिए एकदम बढ़िया से, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। और हम चल रहे हैं अब खेत में सिंचाई करने गेहूँ की। हाँ, क्योंकि अभी भी बचा है, लगभग 20 घंटे तक लगता है खेत में सिंचाई करने में भैया, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है। ओके चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बने रहिए और अपना घर का काम भी करते रहिए। बाय बाय।